आज हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन यानी सम उत्पाद वक्र को देख लेंगे। उसको शॉर्ट एनालिसिस के साथ एमसीक्यू देख लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन का आने का चांस है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइसोक्वांट वक्र यानी सम उत्पाद वक्र क्या दर्शाता है। तो हम आपको पहले एक बताए थे उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व। उसमें क्या था कि कोई भी दो वस्तु को कोई भी कॉम्बिनेशन चुनते थे उससे हमको समान संतुष्टि प्राप्त होती थी। जैसे अगर आप खाना खाते हैं पूड़ी और सब्जी का, तो कभी पूड़ी ज्यादा खा लिए कभी सब्जी ज्यादा खा लिए, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन कोई भी चुने आपको संतुष्टि समान प्राप्त हुई। उसी तरह सम उत्पाद वक्र क्या बताता है कि कोई भी दो साधन, उत्पादन के कोई भी दो साधन का प्रयोग करके हम किसी भी कॉम्बिनेशन को चुने, कभी पूंजी बढ़ा दिए कभी लेबर बढ़ा दिए या फिर पूंजी घटा दिए लेबर बढ़ा दिए, कोई भी कॉम्बिनेशन चुने तो उससे हमारा उत्पादन जो होगा समान उत्पादन होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सम उत्पाद वक्र, आइसोक्वांट कर्व। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में आइसोक्वांट में क्या देख लिए हम लोग कि कोई भी उत्पादन के कोई भी साधन को चुने, कोई भी कॉम्बिनेशन चुने, दो उत्पादन के साधन में कोई भी कॉम्बिनेशन चुने तो उससे क्या हुआ, हमारा जो उत्पादन होगा हर कॉम्बिनेशन में समान होगा। उसी को बोलते हैं सम उत्पाद वक्र। अब इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी इसको आइसो प्रोडक्ट कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। ठीक है, अब आइसोक्वांट कर्व क्या होता है इसको देख लीजिए आप कि मान के चलिए कोई भी यूनिट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी 1 लिए और लेबर 12 लिए तो उत्पादन कितना हुआ, 1000 यूनिट के बराबर। ठीक है, उसी तरह दूसरा कॉम्बिनेशन चुने कि जिसमें जो पूंजी है, पूंजी बढ़ा दिए 2 और लेबर भी बढ़ा दिए 8, फिर भी जो हमारा उत्पादन है ना वो हो गया 1000। मतलब कि जो पूंजी है वो बढ़ा दिए 2 कर दिए और जो लेबर है यानी श्रम है उसको घटा दिए 8 कर दिए, तो उत्पादन क्या हुआ, 1000। इसी तरह अगर सी कॉम्बिनेशन चुने तो इसमें फिर पूंजी बढ़ा दिए 2 से 3 कर दिए और जो लेबर है उसको फिर घटा दिए 5 कर दिए, 8 से 5 कर दिए, फिर भी उत्पादन कितना हुआ, 1000। कहने का मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हम चुन रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, उत्पादन हमारा समान हो रहा है। और सम उत्पाद वक्र क्या बताता है, सम उत्पादन को बताता है। जैसे यहाँ पे ओ वाई एक्सेस पे लेबर है और ओ एक्स एक्सेस पे पूंजी है, और कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग पकड़ के चलते हैं, कैपिटल पहला और 12 ये पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा और पांचवा, और जब सबको मिला देते हैं, क्योंकि सम उत्पाद वक्र हमको क्या बताता है, समान उत्पादन कोई भी कॉम्बिनेशन में, आइसोक्वांट कर्व। तो यही हो गया हमारा सम उत्पाद वक्र यानी आइसोक्वांट कर्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि आइसोक्वांट वक्र क्या दर्शाता है, समान लागत यानी सेम कॉस्ट सेम आउटपुट यानी समान उत्पादन ही बता रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, समान उत्पादन। आइसोक्वांट वक्र का आकार क्या होता है, यानी सम उत्पाद वक्र का आकार कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर उत्तल, मूल बिंदु की ओर अवतल। हम लोग देख लिए हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु की ओर उत्तल। अभी हम लोग देखे ना फिगर, आइसोक्वांट का क्या होता है, ऐसे होता, उत्तल होता। ठीक है, ऋणात्मक भी होता है और मूल बिंदु के कॉन्वेक्स भी होता है, उत्तल भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आइसोक्वांट यानी कि सम उत्पाद वक्र का ढलान को क्या कहा जाता है, सीमांत लागत, सीमांत उत्पाद, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन की सीमांत दर, या फिर डी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो आइसोक्वांट वक्र का उत्तल होना और ऋणात्मक होना मेन रीजन यही होता है कि उस पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी MRTS के कारण, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण क्या होता है, आइसोक्वांट वक्र का जो कर्व है वो ऋणात्मक और उत्तल होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है
कि मान के चलिए कोई भी एक उत्पादन के साधन जैसे कि श्रम है या फिर लेबर, किसी को भी ले सकते हैं, कि अगर श्रम है उसका अतिरिक्त इकाई लगाए तो पूंजी का जो त्याग करना पड़ा हमको, तो उसके बदले जो त्याग है उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक उत्पादन के साधन जैसे कि श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने के लिए दूसरे साधन जैसे कि पूंजी, दूसरे साधन जैसे कि पूंजी की कितनी मात्रा का त्यागना होगा ताकि उत्पादन का स्तर समान रहे, इसी को क्या बोलते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या होता है, त्याग करने का जो दर है ना वो घटते रहता है, घटते जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर फिगर में ड्रॉ करिएगा, अब किसी भी चीज को छोड़ते जाइएगा, छोड़ते जाइए, कितना छोड़िएगा, अगर लेबर है, श्रम है और कैपिटल की जगह मशीन समझ लीजिए, तो अगर कहीं ना ऐसा होगा ना कि अगर लेबर को चेंज करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, मशीन भरते जा रहे हैं, कभी ना कभी तो ऐसा होगा जो त्यागने का दर होगा वो कम होगा, क्योंकि लेबर कहीं ना कुछ तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और यही कारण होता है कि आइसोक्वांट वर्क होता है वो ऋणात्मक और मूल बिंदु के उत्तर यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब आइसोक्वांट वक्र दाईं ओर खिसकता है तो क्या इंगित करता है। जैसे ये आइसोक्वांट कर्व है, सम उत्पाद वक्र है, अब ये दाईं ओर खिसक गया, ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, समझ लीजिए, तो क्या बता रहा, पहला वाला अगर उत्पादन 100 के बराबर बता रहा तो ये समझ लीजिए 150 हो जाएगा, और ये 200, मतलब कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाइएगा दाईं ओर खिसकते जाएगा या उच्च उत्पादन को बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब आइसोक्वांट वक्र यानी सम उत्पाद वक्र दाईं ओर खिसकता है तो क्या इंगित करता है, उत्पादन में कमी, उत्पादन में वृद्धि, जाहिर सा बात है इंक्रीज इन आउटपुट, उत्पादन में वृद्धि। और जिस फिगर में एक से ज्यादा आइसोक्वांट कर्व होगा उसको क्या बोलते हैं, आइसोक्वांट मैप, सम उत्पाद मानचित्र। दो आइसोक्वांट वक्र कभी नहीं मिलते, क्योंकि इसको एजम्पशन से देख लेते हैं। अभी हम आपको बता दिए थे सम उत्पाद वक्र यानी मानचित्र, आइसोक्वांट मैप, जिसमें एक से ज्यादा आइसोक्वांट होंगे, कर्व होंगे, उसको बोलते हैं आइसोक्वांट मैप। एक विशेषता याद रखना है कि जो आइसोक्वांट वक्र है, सम उत्पाद वक्र है, नीचे बाएं से दाएं गिरते हुए ऋणात्मक हो, बाएं से दाएं गिरते हुए ऋणात्मक होगा। दूसरा क्या है कि उच्च सम उत्पाद वक्र अधिकतम उत्पादन स्तर को बताता है। इससे पहले वाले एमसीक्यू में हम लोग देख लिए थे कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा ये हमको बताएगा कि जो ऊंचा वाला आइसोक्वांट वक्र है वो अधिक उत्पादन को। तीसरा है एक से अधिक उत्पादन वक्र को समानांतर होना जरूरी नहीं है। मान के चलिए कि अगर आइसोक्वांट है, इसके जगह ऐसे 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 भी रहे ना, बस एक दूसरे को टच नहीं करे, काटे नहीं, कोई भी एक्सिस को टच नहीं करे और काटे नहीं, तो समझ लीजिए कि वो फिगर सही है। तो समानांतर होना जरूरी नहीं है, पैरेलल होना जरूरी नहीं है। एग्जाम में पूछता है इस तरह के एजम्पशन से। सम उत्पाद वक्र का प्रकृति जो होता है ऋणात्मक ढाल वाला आता है, आपको हम बता दिए रीजन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। और इस सब जो अजम्पशंस पढ़े, चारों अजम्पशंस, इसका मेन रीजन होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस। एक और देख लेते हैं, सम उत्पाद वक्र क्या होता है, गोलाकार भी होता है। यहां तक डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन काम किया, और जब ये इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन काम किया इस जगह पे, तो ये गोल हो गया। एग्जाम में अगर पूछ दिया आइसोक्वांट कर्व क्या गोल हो सकता है, तो गोल हो सकता है। बस इसको अभी के लिए यहीं तक याद रखना। दो जो आइसोक्वांट वक्र है एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करेगा, कभी नहीं काटेगा। काहे कि अगर एक आइसोक्वांट वक्र, मान के चलिए एक आइसोक्वांट वक्र 100 के बराबर उत्पादन बता रहा है और दूसरा 80 के बराबर बता रहा है, क्योंकि एक आइसोक्वांट वक्र एक सम उत्पाद वक्र को दिखा रहा है। अब इस जगह पे काट दिए तो इस जगह पे तो दोनों का उत्पादन समान हो गया,
और ये एजम्पशंस मानता नहीं है सम उत्पाद वक्र, कहता है आइसोक्वांट वक्र कि एक आइसोक्वांट वक्र एक सम उत्पादन को बताएगा, दूसरा वाला तो दूसरा बताएगा। तो अगर आप काट दीजिएगा तो इस जगह पे तो दोनों एक ही उत्पादन को बताएगा, तो बिल्कुल ये एजम्पशंस फुलफिल नहीं करेगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये एजम्पशंस नहीं चलेगा, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है कभी भी आइसोक्वांट एक दूसरे को। और कभी भी एक कोई भी अक्षरों को यानी कोई भी अक्षों को, एक्सिस को ये नहीं काटता, कोई भी एक्सिस को नहीं काटता, कोई भी एक्सिस को नहीं काटता। क्यों? क्योंकि आइसोक्वांट वक्र क्या बोलता है कि दो साधन होने ही चाहिए, उत्पादन के दो साधन होने ही चाहिए, और दोनों साधन का कोई भी कॉम्बिनेशन चुने तो उत्पादन हमारा समान हुआ। अब ऐसे में अगर आप कोई भी एक्सिस को काटिएगा तो इस जगह पे अगर यहाँ पे लेबर रखें तो लेबरे का यूज कर रहे हैं, कैपिटल का यानी पूंजी का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी ये मान के चलिए कि कोई भी अक्षर को स्पर्श नहीं करेगा। तो इससे संबंधित यह सवाल था कि दो आइसोक्वांट वक्र यानी दो समउत्पाद वक्र कभी नहीं मिलते, क्योंकि वे अलग अलग लागत स्तर को दिखाते हैं, वे अलग अलग उत्पादन स्तर यानी कि द रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, दोनों अलग अलग आउटपुट यानी उत्पादन स्तर को दर्शाते हैं। ठीक है। छठा है आइसोक्वांट वक्र यानी सम उत्पाद वक्र नीचे की ओर ढलान वाला क्यों होता है। तो अभी हम लोग जान गए कि इसका ढलान इसलिए होता है कि वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा कि एक इनपुट की अधिक मात्रा द्वारा दूसरे इनपुट की कम मात्रा को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इसका तो पहला ही आंसर हो गया कि मोर ऑफ वन इनपुट कैन रिप्लेस लेस ऑफ देयर इनपुट्स, क्योंकि हम लोग देखें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में क्या बताएं कि जैसे श्रम को ज़्यादा लगाना है तो लेबर, श्रम को ज़्यादा लगाना है, लेबर ज़्यादा लगाना है, तो पूंजी कम कर रहे थे, और ये जो कम कर रहे थे और जो त्याग कर रहे थे यही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, ये हमेशा घटते हुआ रहता है। ठीक है। तो यही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि उसका ढलान ऋणात्मक वाला क्यों होता है, आइसोक्वांट वक्र नीचे की ओर ढलान क्यों होता है। तो वो इसके कारण एक इनपुट की अधिक मात्रा दूसरे इनपुट की कम मात्रा को प्रतिस्थापित करता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका ढलान नीचे की ओर होता है। सातवां क्वेश्चन क्या है, यदि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर है तो आइसोक्वांट वक्र क्या होगा। मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन स्थिर है, कांस्टेंट है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन स्थिर है, तो आइसोक्वांट वक्र एकदम सीधी रेखा वाला होगा। और ऐसा कब होता है, जब दोनों साधन पूर्ण स्थानापन्न वाले हों, पूर्ण स्थानापन्न वाले हों, तब इस तरह का फिगर बनता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, सी हो जाएगा आंसर। और इसको याद रखना है, ये अपवाद है, एग्जाम में आपसे अजम्पशन से पूछेगा, उसका परिभाषा से पूछेगा, या फिर उसका अपवाद से पूछेगा। आइसोक्वांट वक्र सम उत्पाद वक्र किसके विश्लेषण के लिए उपयोगी होते हैं। इनपुट आउटपुट संबंध, लागत उत्पाद संबंध, मांग आपूर्ति संबंध, या कीमत उत्पादन संबंध। तो इसको हम चाहेंगे कि आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि एजम्पशंस और उसका अपवाद याद रखना है, उससे सारा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। हम आपसे अभी बोले हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जब स्थिर हो तब साधन पूर्ण स्थानापन्न वाले होते हैं, तब क्या होता है, आइसोक्वांट सीधी रेखा वाला होता है। और ठीक अगर जो साधन है पूर्ण पूरक वाले होते हैं तब जो आइसोक्वांट होता है एल आकार का होता है। जब पूर्ण पूरक वाले होते हैं, पूरक साधन होते हैं, तो आइसोक्वांट क्या हो जाता है, एल आकार का हो जाता है। लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप बताइए कि लास्ट वाला का क्या आंसर होगा।